जो कारणों के कारण कोई बीमारी होती है, सबसे पहले हमें उन्हें दूर करना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हेम्स की डॉक्टर अनु। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। डॉक्टर अनु, हाई बीपी की समस्या आजकल हर किसी को हो रही है, यहाँ तक कि छोटी उम्र में भी हो रही है। तो हाई बीपी, सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये होता क्यों है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हाई बीपी के बारे में आज हम पूरी कंप्लीट बातचीत करेंगे, इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट। तो शुरू जहाँ से आपने सवाल किया है वहीं से करते हैं, क्योंकि इतनी प्रेवलेंस हो गई है, इतना ज्यादा लोगों को हाई ब्लड प्रेशर परेशान कर रहा है कि तो इस बारे में जानना जरूरी है कि ये होता क्यों है और कैसे पता चलता है कि हमें हाई बीपी है। पहले बात करते हैं कि होता क्यों है। आजकल जो लाइफस्टाइल है उसको अगर हम देखें तो खाना हमारा, हम पूरा दिन बैठे रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हमें, बहुत ज्यादा नमक खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड का ज्यादा सेवन करना, ये कुछ ऐसे रीजंस है। और सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है जो डिस्टर्ब्ड स्लीप है, हमारा जो रूटीन है वो जो हमारा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर से बहुत ज्यादा लोग जो है इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एक कारण है आर्टरीज का ब्लॉक होना, जिसको कि सबसे कॉमन रीजन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जब भी बात होती है ब्लड प्रेशर की तो उसके साथ ही बात चलती है कोलेस्ट्रॉल की, और ज्यादातर जो दवाइयां हैं वो भी इसी के ऊपर फोकस्ड होती हैं। कारण सब लोगों को यही समझ में आता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब कि हमारी जो उनकी नसें हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं। ये काफी हद तक सच भी है, लेकिन वो ब्लॉक किस वजह से हुई हैं, कहाँ से हुई हैं, इसका कारण अलग अलग हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारा स्ट्रेस लेवल है, हमारा रूटीन है, हमारी डाइट है। डाइट में हम जब बहुत ज्यादा नमक और बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें अगर हम खाते हैं तो ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल भी करेगा, और ब्लड प्रेशर का जो एक चैनल है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है उसको भी ये अफेक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ब्लड प्रेशर किसी भी एज में हो सकता है, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, जो 20s में हैं, अगर हम देखें तो 20s की एज के जो बच्चे हैं उनमें स्ट्रेस, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर्स हैं, करियर प्रेशर्स हैं, पेरेंट प्रेशर्स हैं, हर तरह के प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं, पर्सनल प्रेशर्स हैं, साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्रेशर्स हैं। तो ये हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का जो स्ट्रेस है, ये एक सबसे बड़ा कारण ब्लड प्रेशर के लिए माना जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अब आपने दूसरा सवाल ये साथ में पूछा था कि हमें पता कैसे चलता है। पता कैसे चलेगा? या तो जो है हेडेक रहेगा, सिर में भारीपन रहेगा, आंखों पे भारीपन रहेगा, नींद नहीं आना एक समस्या हो सकता है, हर टाइम इरिटेबल बिहेवियर रहना, हर टाइम स्ट्रेस्ड फील करना। ओबेसिटी इसमें एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसा कारण है, क्लिनिकल ओबेसिटी, जैसे कि डायबिटीज है, बिल्कुल उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी डायबिटीज एक जो बड़ी कंड्यूसिव ग्राउंड है, एक समझ लीजिए कि बड़ा फर्टाइल लैंड है जो ओबेसिटी है, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट आपको बनना है तो लेकिन इन सबका अगर अब सबका कारण सोचे तो हमारा लाइफस्टाइल ही है, जिसमें कि बैठे रहते हैं हम लोग, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं बच्चे आजकल, कभी भी टाइम नहीं देखना, रात को दिन में 24 आवर्स हम खा रहे हैं, मतलब बच्चे खास करके किसी भी टाइम पर वो खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं इसमें भी कोई चेक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इस चीज को इस समय खाना है या नहीं खाना है। तो ये ही कारण है, और हेडेक रहना, स्ट्रेस लेवल बढ़ते रहना, ये जो कॉमनली इसी तरह से पेशेंट को पता चलता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और सिम्टम्स के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तभी वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। जब बीपी हाई हो जाता है तो उस वक्त क्या चक्कर भी आते हैं, पसीना भी आता है? हाँ जी, बिल्कुल, चक्कर, पसीना, घबराहट भी हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, अनस्टेबल एंजाइना जिसको बोलते हैं वो भी हो सकता है।
क्योंकि इस समय होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ जाती हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारी एक पाइप है, तो इसमें से पानी जा रहा है और पीछे से एक प्रेशर से हम लोग एक मोटर इसमें पानी फेंक रही है और ये पानी को लेके जा रहा है। अब इसका अंदर ये या किसी वजह से ये सिकुड़ गई, तो पानी को निकलने में जो है दिक्कत होगी, उसको पीछे से और प्रेशर से फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ब्लड वेसल्स जब अंदर से किसी कारण से ब्लॉक हो जाती है, नंबर एक कोलेस्ट्रॉल के जमने से, या फिर स्ट्रेस की वजह से वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, उस समय पीछे से जो हार्ट को ज्यादा प्रेशर से ब्लड को फेंकना पड़ता है ताकि वो जल्दी जल्दी सारी जगह पर सप्लाई हो जाए। तो इसी को ही ब्लड प्रेशर हाई होना कहते हैं। बीपी की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? जो मेडिकल साइंस इंटरनेशनली जिस वैल्यूज को मानती है उसको एक ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन एन एवरेज 120/80 बोला गया है। इसेंशियली हर किसी का 120/80 नॉर्मल बीपी है ऐसा नहीं है, इट इज एन एवरेज। इससे कम भी नॉर्मल हो सकता है, इससे ज्यादा भी नॉर्मल हो सकता है। वो नॉर्मल आपका मेरा अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड प्रेशर 100/70 या ज्यादा से ज्यादा 110/70 रहता है तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। महात्मा गांधी जी का बीपी 200 से ऊपर रहता था, जो सिस्टोलिक जो ऊपर वाला प्रेशर रहता है, और जो डायस्टोलिक यानी नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो उनका 120 130 ऐसे ही रहता था। वो उनके लिए नॉर्मल था, उसमें वो बिल्कुल उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था, कोई पैथोलॉजी नहीं थी, उनका नॉर्मल बीपी ही हाई रहता था। तो आपका नॉर्मल मेरा नॉर्मल अलग अलग हो सकता है। एक एवरेज वैल्यू निकाली हुई है स्टैंडर्ड कंपैरिजन करने के लिए, बट वो हर किसी के लिए करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। जब हाई बीपी हो जाता है तो ये किन और बीमारियों को जन्म दे सकता है? हाई बीपी अगर तो नॉर्मली ही बीपी हाई रहता है तब तो वो किसी बीमारी का कारण भी नहीं है, तब तो वो हमारा फिजियोलॉजिकल बीपी है। पैथोलॉजिकली अगर किसी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उसमें जो है हार्ट को भी दिक्कत आई, क्योंकि जिसको ऑब्वियसली नॉर्मल से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो उसमें दिक्कत आ सकती है, किडनीज में दिक्कत आ सकती है, ब्रेन में भी आ सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। अब उसी तरह से पाइप से ही समझें तो जब इसमें से तेज प्रेशर से पानी जा रहा है तो वो इसको टियर भी कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह से कहीं ना कहीं हैमरेज भी हो सकता है। और हार्ट जिसको ज्यादा पंप करना, मोटर को हमने ज्यादा काम करना दे दिया, वो सड़ गई, बिल्कुल उस तरह से हमारे हार्ट में भी दिक्कत आ सकती है। तो जो किडनीज है, जो लीवर है, अगर देखिए अब ये डिपेंड करता है, एक चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर हम उसको समझेंगे कि अगर ब्लॉकेज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ब्लॉकेज की वजह से अगर दिक्कत आ रही है, तो देखिए जो लेग्स है, लेग्स में अगर जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक होगी तो वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी, है ना। जो लीवर है, लीवर जो इसमें रहता है, इस साइड पे रहता है, इसके पीछे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अगर लीवर की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाती है, जिससे इस जगह का जो वेन्स है उसमें रप्चर होके उसमें हेमरेज हो सकता है, खून की उल्टी आना, और लेटरिन में ब्लड भी जा सकता है। अगर ब्लीड हो गया 24 घंटे के बाद जो लेटरिन आती है वो ब्लैक आती है, तो यहाँ पे हुआ तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। अगर लेग्स में ब्लॉकेज हो गई तो वेरिकोज वेन्स हो गई, ब्रेन में हो गया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, और अगर किडनी में ब्लड फ्लो जो है वो हैम्पर्ड होगा तो वो रीनल फेलियर होगा। इस तरह से डिपेंड करता है कि कहाँ की ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो रही हैं, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से चाहे ब्लॉकेज की वजह से। क्या ये अनुवांशिक होता है जिसे कि हम हेरिडिटिकल कहते हैं? यस, कहीं किसी ना किसी, जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी जहां ओबेसिटी फैमिली में है कि सभी लोग मोटे ही पैदा होते हैं या मोटे हायर वेट पर ही रहते हैं, ओवर वेट ही रहते हैं, दे आर मोर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ डिजीजेस, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। उसका कारण वही है, उसका कारण यही है कि जो फैट मेटाबॉलिज्म और जो कोलेस्ट्रॉल, इनका जो आपस में संबंध है, फिर उसके बाद ऊपर से एग्रेवेटिंग फैक्टर या एडिंग फैक्टर हो जाते हैं लाइफस्टाइल और डाइट। तो उस कंडीशन में ये जनरेशन टू जनरेशन दे आर मोर प्रोन, बट इसेंशियली होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं
तो बच्चों को नहीं भी होगा, है ना। इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटी लेवल। आप प्रोन है, अगर पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं या पेरेंट्स दोनों हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाते हैं, वो पेशेंट्स हैं, तो बच्चे प्रोन हो सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबली उन लोगों की डाइट में या उन लोगों की लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं कुछ कॉमन फैक्टर ऐसा है जो उनको अफेक्ट कर रहा है। तो इन बातों का ध्यान अगर वो रखेंगे तो वो बच भी सकते हैं। जिनको हाई बीपी होता है उनको क्या खाना पीना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना पीना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं एक आयुर्वेद की डॉक्टर हूं, तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो कारणों के कारण कोई बीमारी होती है, सबसे पहले हमें उन्हें दूर करना चाहिए। अब नमक ज्यादा खाएंगे, तला हुआ ज्यादा खाएंगे, ऐसी चीजें ज्यादा खाएंगे, जंक फूड ज्यादा खाएंगे, पैक्ड फूड ज्यादा खाएंगे, नॉन वेज ज्यादा खाएंगे, तो ये सारे वजह है एक। तो जब तक इनको नहीं हटाएंगे तब तक हम इसको ठीक भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो नमक की मात्रा बिल्कुल नाम मात्र अपने फूड में कर लें, और वो भी सेंधा नमक लें ज्यादा, और जो सी सॉल्ट है उसको ना लें, और फ्राइड है या जितना भी ज्यादा बटर है, इस तरह की चीजें जो है वो अपनी डाइट में से ओमिट कर दें। बिल्कुल एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। तो दोनों चीजें पैरेलल करनी पड़ेगी। फाइबर का इंटेक ज्यादा करें। फाइबर इंटेक ज्यादा करने से फैट मेटाबॉलिज्म करेक्ट होता है, और वो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जमेगा नहीं। इसलिए फाइबर की इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटरमेलन, जैसे कि वाटरमेलन में बहुत फाइबर होता है, तो ये ब्लड प्रेशर को लोअर करने में बहुत हेल्पफुल है। ये टाइप की चेंजेस हमें करनी चाहिए। डॉक्टर अनु, मैं आपसे यहाँ पर ये चीज़ जानना चाहूँगी कि आपने कहा था कि नमक को कम कर देना चाहिए, लेकिन दिमाग के पास तो दो ही खुराक जाती हैं, सॉल्ट एंड शुगर, नमक और शक्कर। तो शक्कर जिसे हम कहते हैं मीठा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप नमक बंद कर देंगे तो आपके दिमाग तक नमक कैसे पहुँचेगा? देखिए, ये यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इस बात में। इस बात में कंफ्यूजन ये है कि हम ग्लूकोज को मीठा मानते हैं। हर मीठी चीज ग्लूकोज नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और ब्रेन में, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके जो चीजें ब्रेन में जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ऐसा भी कहा जाता है कि ग्लूकोज इज द ओनली फूड फॉर ब्रेन, ऐसा भी बोला जाता है। और सोडियम जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है, चाहे वो मसल्स से सिग्नल इधर उधर जा रहा है, या ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है, डायलेट हो रही हैं, हमारी मसल्स की एक्टिविटी हो रही है, या नर्व्स की कंडक्शन हो रही है, कोई सिग्नल जा रहा है, तो उसके लिए सोडियम और ये जो पोटेशियम है ये पंप काम करता है। तो ऑब्वियसली सोडियम भी जरूरी है, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चीनी खाना है और वो चीनी हमारे दिमाग तक चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नमक खाएंगे तो वही नमक हमारे दिमाग तक जाएगा। हम जो भी फूड खाते हैं, कोई भी फूड हो, चाहे हम लोग फल खा रहे हैं, चाहे हम सब्जी खा रहे हैं, चाहे हम गेहूं खा रहे हैं, चाहे हम चावल खा रहे हैं, हर किसी चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसको हमारी बॉडी कन्वर्ट कर लेती है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा। यहाँ की जो बड़ी टाइट सिक्योरिटी है, वह उसको क्रॉस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओनली ग्लूकोज एंड सोडियम वगैरह ही जा सकते हैं वहां पे, है ना। तो उस टाइट सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली जिसको पूरा प्रिपेयर करके हमारी बॉडी भेजेगी, वो सेल्फ सफिशिएंट है उस काम के लिए। हम जो फूड हम लोग सपोज कीजिए हम नारियल पानी पी रहे हैं, सपोज कीजिए हम बनाना खा रहे हैं, उसमें भी तो सॉल्ट की मात्रा जा रही है हमारी बॉडी के अंदर। हम लोग रोटी खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, उसमें शुगर्स है। ये शुगर्स का एक ग्रुप है जिसमें से ग्लूकोज एक चीज है जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, C6H12O6 जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं। तो वो उसको कन्वर्ट करके यूजेबल स्टेट में ले जाने के लिए हमारी बॉडी इज वेरी केपेबल, बहुत सक्षम है हमारी बॉडी। तो हमें लेकिन जो टॉप शुगर एंड टॉप सॉल्ट हम लेते हैं वो हमारे लिए एक्सेसिव है, एक्स्ट्रा है, वही जमता है, वही सारी ब्लॉकेजेस करके धीरे धीरे करके सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, बैड इफेक्ट करता है, क्योंकि वो सिंथेटिक चीज है। हमारा इनबिल्ट सिस्टम जो है अपने लिए शुगर्स एंड सॉल्ट्स बना सकता है, फूड में से एक्सट्रैक्ट कर सकता है।
हाई बीपी वालों का डेली रूटीन किस टाइप का होना चाहिए? देखिए, डेली रूटीन में जो दो चीजें उनकी रूटीन में जरूर ध्यान रखने वाली बात है, एक तो है स्लीप का पैटर्न, कि आप 9 बजे के बाद सोने के लिए चले जाएं और सुबह जो है 5 बजे तक आपकी नींद बड़ी अच्छी पूरी भी हो जाती है। 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत पाइवोटल रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर में, और उसको रेगुलेट करने में। एंड दूसरा जो है वो है एक्टिविटी लेवल। अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के योग और प्राणायाम में भी आपको मैं, जैसे कि मैं आपको थोड़ी आगे हम लोग हर्ब्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो घरेलू उपचार है उसमें, तो उसके पहले ही हम योग की भी अगर बात करें तो डेली भ्रामरी और शीतली ऐसे दो प्राणायाम है जो आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, है ना। शीतली में आपको दांतों से हवा खींचनी होती है और नाक से छोड़ना होता है, और भ्रामरी में सांस भर के और भवरे की तरह आवाज करते हुए नाक से छोड़नी होती है मुंह को बंद करके। तो ये जो दो प्राणायाम है, और इसके साथ में अनुलोम विलोम, ये जो हमारी वेगस नर्व है उसको ये स्टिमुलेट करते हैं उसको तो, और वो हमारी ब्लड प्रेशर को इन टर्न जो है कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। तो ये डेली लाइफ में वॉक करिए, चलिए, कम से कम 35 मिनट डेली हमें चलना चाहिए। सीधा 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 चलना चाहिए एक ही डायरेक्शन में। मतलब हम लोग ये स्टेटमेंट दे देते हैं हम तो पूरा दिन इतनी भाग दौड़ करते हैं, वो भाग दौड़ इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एक्टिविटी, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सरसाइज। उसको हम लोग व्यायाम नहीं मानेंगे, उसको वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है, वो एक अलग बात है। मैं सारा दिन अगर चेयर पे बैठी रहूंगी, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, धीरे धीरे करके मेरी बॉडी में भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे। तो एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना और अपना स्लीप पैटर्न सही रखना, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अपना डे नाइट का क्लॉक सेट कीजिए और ये छोटी छोटी दो बातों का ध्यान रखें, तो ये बिना किसी दवाई के भी ब्लड प्रेशर को ठीक करने में सक्षम है। खाने के अंदर उनका रूटीन कैसा होना चाहिए? उन्हें क्या चीज़ें इसी तरीके से खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए? मतलब कि उनका डाइट पैटर्न क्या होना चाहिए? वंदना जी, डाइट में अगर मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन की बात करूं तो जो DIP डाइट है वो अपने आप में ही एक मेडिसिन की तरह काम करती है। अगर हम उसको आसानी से समझना चाहते हैं तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हम सब, चाहे हम पेशेंट्स हैं चाहे हम स्वस्थ हैं, हमारी डाइट में 70 to 80% जो है ये रॉ डाइट होना चाहिए, यानी कि फ्रूट्स एंड सैलड्स। जिस सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं उनको, और जो भी फ्रूट्स हैं, जो फल है, उनको ऐसे ही खाना चाहिए, और जिनको हम छिलके के साथ खा सकते हैं उनको छिलके के साथ ही खाइए, क्योंकि वो फाइबर कंटेंट भी हमें मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये रॉ फूड हमारी फाइबर कंटेंट को पूरा कर सकता है आराम से। तो वो 70-80% रॉ डाइट होना चाहिए, और 20% कुक्ड फूड होना चाहिए, वो भी जो बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड ना हो, बहुत ज्यादा उसमें जो है ग्रीजी ना हो, वो बहुत ज्यादा सॉल्ट्स ना उसमें यूज किए गए हों, बहुत ज्यादा मसाले ना यूज किए गए हों। हमारी किचन में मैंने यहाँ रखी हुई है कुछ हर्ब्स, हमारी किचन में ऐसा बहुत कुछ है जिसको हम एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या हम इससे बचना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशंस में। वो दे हर्ब्स वो जानती हैं हमें कैसे काम करते हैं। अगर किसी को अचानक से हाई बीपी हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जी, ये सवाल थैंक यू आपने पूछा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना, एकदम से पता चला ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो कोई दवा नहीं पता, डॉक्टर पास में नहीं है या जाएंगे कहीं तभी कुछ होगा। उस कंडीशन में दो चीजें हम कर सकते हैं। नंबर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि गर्म पानी 40 से 42 डिग्री, 40 से 42 डिग्री तक गर्म पानी में एक बाल्टी में डाल लीजिए जो थोड़ी ऊंची रहे, और घुटनों तक उसमें हमने अपने पैरों को घुटनों तक जो है डुबो देना है उस गर्म पानी में, कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा उस पानी का टेम्परेचर 40 to 42 डिग्री ही रहना चाहिए। उस 40 to 42 डिग्री पानी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है कि पास में ही दूसरी एक बाल्टी रख लेनी है जिसमें उससे भी ज्यादा 50-55 डिग्री तक पानी गर्म हो। तो हर 5 मिनट में जो जिसपे हमने पैर डाले हुए उसमें से हम 2 मग पानी निकाल के उसमें 2 मग और गर्म पानी तेज गर्म डाल देंगे, तो वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा आधे घंटे तक। आधे घंटे तक उसमें हम
उस गर्म पानी में होगा क्या, हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगे, डायलेट होंगे, वेजो डायलेशन होगा, जो कि बहुत सारी दवाइयां ऐसे ही काम करती हैं। वेजो डायलेशन होगा तो ब्लड को जाने का रास्ता मिल जाएगा, ब्लड को जाने का रास्ता मिल जाएगा तो प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। 10 से 20 डिग्री तक ऊपर वाला और 10 डिग्री तक नीचे वाला कम से कम जो ब्लड प्रेशर है ये नीचे आ सकता है, केवल और केवल इतना ही करने पर से। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि एक कुछ ठंडी पट्टी या बर्फ की सिल्ली आप दिमाग पे या पीछे रख सकते हैं। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपने हाथों को इस तरह से करके यूं रखेंगे तो जहां गर्दन और सिर का जॉइंट है पीछे, मैं इस जगह पे आपको दिखा देती हूँ, जहां ये जॉइंट है इस पे आप अंगूठे से इस तरह से करके हम अगर इसको एक्यूप्रेशर देंगे तो भी ये ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सेंटर्स होते हैं, अपने आप से लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो, दोनों चीजों को जो ये है कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज, तुरंत जो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतली, वो पानी में पैर डुबो के बैठे उसी टाइम भी अगर हम करते रहेंगे साथ के साथ, तो डेफिनेटली बिना किसी दवा के जो ब्लड प्रेशर है अपने आप से उतना हो जाएगा जितना हमारे बॉडी को चाहिए। क्या चाय पीने से बीपी बढ़ता है? अब देखिए, कोई भी स्टिमुलेंट्स हम लेंगे, चाहे चाय है, चाहे कॉफी है, चाहे स्मोकिंग, स्मोक की अगर हम बात करें तो स्मोकिंग सबसे ज्यादा डेंजरस है हार्ट के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए भी, है ना। जो ये जो टोबैको स्मोकिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो स्मोकिंग, ये सारे जितनी भी स्टिमुलेंट्स हैं ये सारे के सारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इसलिए जहां तक हो सके इनका सेवन ना करें, बिल्कुल कम करें। ब्लैक कॉफी तो जो इंडिकेटेड है उन लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो यहीं से ही हमें समझ जाना चाहिए कि ये कितना ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा देंगे अगर ऑलरेडी हमारा ब्लड प्रेशर जो है नीचे वाला और ऊपर वाला मिला के 250 से ज्यादा है। क्या घर पर रहकर भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है? वंदना जी, घर पर रहकर ही बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयां खाने से तो आज तक किसी का बीपी ठीक नहीं हुआ। एक दवा अगर शुरू की जाती है ब्लड प्रेशर के लिए तो वो तो चलती ही रहती है, साथ साथ में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता रहता है, और एक टैबलेट और आ गई, फिर एक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फिर एक और आ गई, इसी तरह से चलता रहता है। घर पे किस तरह से किए जा सकते हैं, मैं 2 तरीके अभी आपको बताऊंगी। नंबर 1 तो ये देखिए, ये एल्कलाइन पानी इस तरह से अगर हम बनाते हैं, इसमें देखिए तो नींबू है, आंवला है, अदरक है, हल्दी है, धनिया या फिर पुदीना और हरी मिर्च, इस तरह की कोई भी चीजें, इसमें हम लोग कुकुम्बर यानी कि खीरा वो भी डाल सकते हैं। तो ये सारा जो है ये पानी को एल्कलाइन करते हैं। तो ये पूरा दिन मेरे पास पड़ा रहता है, मैं इसको सिप सिप करके पीती रहती हूँ। तो ये भी अगर हम लेंगे सिप सिप करके तो हमारी जो बॉडी में हमारा जो ब्लड की अल्कलिनिटी बढ़ेगी, यानी एसिडिक नेचर जो है, एसिडिटी कम होगी ब्लड की और उसकी अल्कलिनिटी बढ़ेगी धीरे धीरे करके। तो ब्लड प्रेशर और इसकी जैसी बहुत सारी और बीमारियां जो है ये कंट्रोल में रहेंगी। दूसरी कुछ एक हर्ब्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी, अर्जुन और अश्वगंधा, ऐसी ये तो सबको मालूम है, हर कोई अर्जुन जो है लेना पसंद करता है। अर्जुन जो है बीटा ब्लॉकर्स की तरह काम करता है। बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन का एक ग्रुप है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं तो बेटर है उसकी जगह पे आप अर्जुन लें। अगर जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा हमारी बॉडी का मेंटल और फिजिकल दोनों तरह का जो स्ट्रेस है उसको रिमार्केबली रिड्यूस करता है, तो ये आप ले सकते हैं घर पे। और ये अडेप्टोजन की तरह काम करता है अश्वगंधा जो होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी तुलसी की, देखिए तुलसी को हम इस तरह से भी ले सकते हैं। ये तुलसी का जो ड्राई तुलसी है, पंचांग है उसका, ये इस तरह से भी हम तुलसी को पानी में उबाल के भी यूज कर सकते हैं, पानी में भिगा के वो पानी भी पी सकते हैं। इसमें होता है यूजिनॉल, तो जिसके पीछे भी ऑल लगा होता है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उनमें उनका एक ग्रुप है, एक बीटा ब्लॉकर्स और दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
तो ये तुलसी वही काम करती है क्योंकि इसमें होता है यूजिनॉल। इसके अलावा जो हमारे घरों में के आसपास गुड़हल यानी हाइबिस्कस लगा होता है, ये उसके फ्लावर्स हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि ये गुड़हल जो है ये शायद अकेला बालों के लिए ही काम करता है, लेकिन अगर हम इसका काढ़ा बना के पियेंगे, है ना, ये कुछ चीजें इसको मिला के भी इकट्ठा भी काढ़ा बना सकते हैं, मैं एक एक करके बता रही हूँ। ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, इमीडिएटली कम करने के लिए भी आप इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। गुड़हल के फूलों का, हाइबिस्कस के फ्लावर्स हैं ये। और एक चीज है, तुलसी को हम लोग इस तरह से लीव्स भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। और एक चीज है दालचीनी। देखिए जो दालचीनी है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपका हार्ट के पेशेंट है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है, तो दालचीनी आपके डाइट में ही आपको ऐड कर लेना चाहिए। कुकिंग करने के बाद फ्रूट्स जैसे सपोज कीजिए आप खा रहे हैं तो उसके ऊपर आप दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसका फ्लेवर भी देगा और उसको जो है ये रिड्यूस भी करेगा। फिर ये है आंवला। आंवला विटामिन सी में रिच होता है। ऐसे ही एक पार्सले जिसको बोलते हैं, वो भी एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, वो भी बहुत विटामिन सी में रिच होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये, और इसके अलावा है गार्लिक यानी कि लहसुन। तो लहसुन को आमतौर पे हर घर में जो बुजुर्ग हैं वो भी जानते हैं कि 2 कलियां लहसुन की सुबह सुबह आप खाली पेट खा लीजिए। तो लेकिन वहां इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसको काटना नहीं है, उसको कूट के खाना है, उसको या चबा के लेना है, तब वो अपना काम करती है। तो ये थी कुछ कॉमन हर्ब्स जो हमारे घर में, हमारी किचन में होती हैं। और ये अल्कलाइन पानी, ये चीजें हैं जो घर पर ही, और वो गर्म पानी जिसमें पैर डुबो के बैठना है तब, अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है और उसकी वजह से हमें कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तब। क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका है जिसके ज़रिए हम बीपी कम कर सकते हैं? क्योंकि भारतीय रसोई में बहुत सारे ऐसे मसाले हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। जी, कुछ मसालों की तो मैंने अभी बात कर ही ली है। इसके अलावा जो धनिया है, धनिया के बीज हैं, वो भी ठंडक देने वाले भी होते हैं और जो है वो पेशाब को भी बढ़ाते हैं। तो कई बार डायूरेटिक्स जो अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं, जैसे हमने बीटा ब्लॉकर की बात करी, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करी, इसी तरह से डायूरेटिक्स जो है वो दिए जाते हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, जिसको कि बड़ा सेफ माना जाता है कि बड़ा ये सेफ है। तो धनिया नेचुरल तरीके से ही एक डायूरेटिक है। इसको आप रात को भिगो दीजिए, सुबह पानी पीजिए, या ये जो जितनी चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं ये सब हम अपने डाइट में ही ऐड कर सकते हैं। ये हमारी किचन शेल्फ में होते हैं, इसको हम मसालों की तरह अपने खाने में डाल सकते हैं। इसको हम रात को भिगो के सुबह उसका पानी पी सकते हैं। इन सबको इकट्ठा करके हम उनका काढ़ा बना के ले सकते हैं, हर्बल टी की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इसके अलावा गोखरू जो होता है वो भी डायूरेटिक की तरह काम करता है और एक रसायन भी की तरह भी काम करता है, एक टॉनिक की तरह भी काम करता है। तो वो भी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। तो ये किचन की जो चीजें हैं हमारी, ये सारी दवाइयों से कहीं भी कतई भी कम नहीं। डॉक्टर अनु, हमारे कई सारे दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना फोन नंबर बताइए हॉस्पिटल का। जी हाँ, हॉस्पिटल में अगर आप आना चाहते हैं या आप घर पे रहकर भी हॉस्पिटल के साथ जुड़ना चाहते हैं, दोनों ही कामों के लिए 8270482704 ये नंबर है हिम्स हॉस्पिटल का, जिसपे कांटेक्ट करके आप यहाँ आ भी सकते हैं या वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। साथ में हॉस्पिटल एट होम, जो कि हम घर पे भी एडवाइस जो देते हैं पेशेंट्स को। तो इन नंबर 8270482704। डॉक्टर अनु, जाते जाते दर्शकों को ये जरूर बताइए कि जिनको हाई बीपी है उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सावधानियां जो हैं उसमें यही है कि जो जितना हो सके वो अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर करें, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस है और चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है। इसके लिए मेडिटेशन और योग जो है ये बहुत कारगर होगा उनके लिए। प्लस वो हमेशा अपने साथ जिंजर, जिसको मैं कहूँगी,
अदरक है, अदरक को अगर एक लिमिटेड मात्रा में वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं और साथ में लेके निकलें घर से, साथ में भी लेके निकलें इन सारी चीजों को ही। एक आप अपनी एक इमरजेंसी किट रखें, उसमें ये सारी चीजें अपने साथ लेके आप निकलें, ताकि कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े तो आप इनका इस्तेमाल कर सके। अदरक तुरंत से चबाएंगे, उससे भी जो वेजोडाइलेशन होगा और ब्लड प्रेशर जो है ये कम करने में, इमीडिएटली कम करने में सहायक होता है। प्लस जो उनका रूटीन है वो उनको करेक्ट करना है, उनके डाइट का ध्यान रखना है, यही चीजें हैं। एक्टिविटी लेवल को बढ़ाइए, यही सावधानियां बरतने की जरूरत है। और जो बिना सोचे बिना समझे कोई भी दवाइयां नहीं खाएं, बहुत सारी दवाइयां भी हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। जी डॉक्टर अनु, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।